ठीक है, तो एडवांटेजेस में आ गया स्पेशल ओरिएंटेशन, कलर फ्लो मैपिंग, फिर नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल, और इसके अलावा आप कलर डॉपलर को जो है कंबाइन कर सकते हैं विद CW एंड PW, और उससे आप वेलोसिटीज, ग्रेडियंट, स्टंट्स कुछ भी आप वहां पे मेजर कर सकते हैं। और इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो क्या है? जो हमने PW के केस में पढ़ा था, व्हाट वाज इट? अलाइजिंग। अलाइजिंग इज बेसिकली द डिसएडवांटेज ऑफ कलर डॉपलर। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, रिवर्सल ऑफ वेलोसिटीज। इसमें रिवर्सल ऑफ वेलोसिटीज हो जाता है, इसको कहते हैं अलाइजिंग। ठीक है, ये पल्स वेव डॉपलर का डिसएडवांटेज है। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस ये हेल्पफुल भी रहता है। जब इसका मोज़ेक पैटर्न आता है तो उससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पे आपका जो है, और तो विद इन द रेंज एंड इक्विस्ट लिमिट के अंदर अंदर है, तो अलाइजिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो उसमें एक तो आपको रिगर्जिटेशन का पता लग जाए। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात करनी है लिमिटेशन ऑफ डॉपलर एको की। हम इसकी और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, मैम ये जो कितनी इसका इंफॉर्मेशन। लास्ट टू हाँ जी। पॉइंट्स है ना एडवांटेज के, लास्ट टू पॉइंट्स वो दोबारा हम्म, बता दीजिए। अभी आपने लाइजिंग का भी बताया कि एडवांटेज वाला भी ये वाला। अच्छा जी, इसके लास्ट 2 पॉइंट में वो लिखता है द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ कलर फ्लो मैपिंग इज इजियर एंड कॉम्प्रिहेंड फॉर दोज हु नॉट एक्सपीरियंस इन डॉपलर, यानी कि जिनको डॉपलर की इमेजिंग नहीं आती, वो कलर डॉपलर जब डालते हैं तो विजुअल से उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये लेमिनर फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, कैसा है, यानी कि ये गर्जिटेंट फ्लो है, क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके अलावा वो उसे आपको वो जो बार एड्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, बार्स जो हमने पढ़ा था, ब्लू अवे एंड रेड टूवर्ड्स, उससे भी उसको पैटर्न का पता लग जाता है। फिर वो लिखता है कलर डॉपलर इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ सैम्पलिंग। कलर डॉपलर की एक्यूरेसी जो सैम्पलिंग की होती है वो अच्छी होती है बाकियों की निस्बत। एंड बाय हेल्पिंग टू अलाइन विद द डॉपलर बीम विद द कलर जेट, यानी कि कलर जेट के साथ आप डॉपलर की बीम को अलाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो उसने यहाँ पे ये आपका ये इसकी बात की है कि इसको आप अलाइन कर सकते हैं इस डॉपलर के साथ, इस कलर जेट के साथ। ठीक है जी, फिर वो कहता है दिस दिस फैसिलिटेट्स लोकलाइजिंग द वाल्वुलर रीगर्जिटेशन एंड इंट्राकार्डियक शंट्स। फिर लास्ट में उसने एक्सप्लेन किया है फिनोमेना ऑफ अलाइजिंग को, कि आप अलाइजिंग जो है वो डिसएडवांटेज, द फिनोमेना ऑफ अलाइजिंग आर डिसएडवांटेज इन पल्स वेव डॉपलर। इसमें ये बता रहा है कि जो डिसएडवांटेज था पहले पल्स वेव डॉपलर में, वो इसमें अलाइजिंग जो है हमारे पास एक जो है वो एडवांटेज के तौर पर यूज किस तरह से होती है, कि आप इसमें क्या देख सकते हैं, शंट्स। शंट में तो वैसे इतनी खास मिक्सिंग वो जो है वो चैम्बर में जाके होगी, लेकिन जो वो वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे मोज़ेक पैटर्न बनता है आपका, रिगर्जिटेशन, वहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ वो बात कर रहा है कि PW में अलाइजिंग एक डिसएडवांटेज था, लेकिन यहाँ पे कलर मैपिंग में अलाइजिंग जो है वो एज एडवांटेजेस होती है, एज एडवांटेज यूज होती है कलर फ्लो मैपिंग में, क्योंकि उसमें कलर वेरिएंस आ जाती है, फ्लो मैप आप इजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं मोज़ेक पैटर्न के तौर पर। ठीक है जी, अब आगे हमने बात करनी है लिमिटेशंस की। जिस तरह बाकी तमाम मोडेलिटीज जो है एको की, 2D हो गया, PW हो गया, CW हो गया, सबकी कुछ ना कुछ जो है वो आपकी एक कह लें कि लिमिटेशन होती है, इसी तरह इसकी भी लिमिटेशन हो सकती है कोई ना कोई। इसमें सबसे मेन आ जाता है कि मिसअलाइनमेंट हो, मिसअलाइनमेंट विद द अल्ट्रासाउंड बीम। ठीक है, आपकी विंडो प्रॉपर नहीं बनती। विंडो का मतलब है कि आप जो इमेज एक्वायर कर रहे हैं वो आपसे प्रॉपर नहीं बना, तो आपकी विंडो नहीं प्रॉपर बनी, तो आपका इमेज भी प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा जो आपका कलर फ्लो होता है वो एक तो क्या कहते हैं, लिमिटेड होता है, या आप कह लें सेंसिटिव होता है टू पीआर, पल्स रेपिटेशन फ्रिक्वेंसी के और डेप्थ के। ठीक है जी, कार्डिक स्ट्रक्चर जो है, जो आपने इंटेरोगेट करना है, जिसको आप देखना चाह रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कलर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका फ्लो डायरेक्शन भी मैटर करती है, अल्ट्रासाउंड बीम मिसअलाइनमेंट हो अगर आपके ट्रांसड्यूसर की डायरेक्शन की, और दूसरा आपका जो फ्लो पैटर्न है या फ्लो एरिया, जिसमें आप जहाँ पे आप एंगल जो हमने बात की थी आपको याद हो, परपेंडिकुलर वाला और दूसरा वाला, तो वो वाली मिसअलाइनमेंट की बात हो रही है कि अगर दोनों पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली आपके पास उसका सिग्नल भी खराब आएगा।
या प्रॉपर नहीं आएगा। तो कलर फ्लो जो है वो लिमिटेड होता है या डिपेंड करता है या सेंसिटिव होता है पीआरएफ से, पल्स रेपिटेशन फ्रिक्वेंसी से और डेप्थ से। जितनी आप, हमने उस दिन क्या बात की थी कि बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ और बाय डिक्रीजिंग द डेप्थ, जितनी डेप्थ आप कम करेंगे पीआरएफ वैल्यू जो है वो अच्छी होती है, और अगर पीआरएफ अच्छी है तो आपका इमेज अच्छा होगा। ठीक है जी। फिर कलर डॉपलर जो है वो वेलोसिटीज को मिस कर सकता है, मे मिस लो वेलोसिटीज। अगर तो आपकी वेलोसिटीज कम है तो ये उनको मिस भी कर सकता है। ठीक है जी। फिर अगर आप गेन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आप क्या करते हैं, वेलोसिटीज के अलावा वहां पे जो कोई किसी किस्म का कोई डिफेक्ट पैदा होता है या कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, उस वजह से भी वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिक्स हो जाती है। इसलिए आपको एक स्पेसिफिक कलर गेन जो है वो यूज करना चाहिए, या वेलोसिटी फिल्टर एक जो है वो स्पेसिफिक इजी या अच्छा वाला जो है वो आपको यूज करना चाहिए। इन बिटवीन हायर एंड लोअर आपको मीडियम वाला गेन यूज करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके अलावा ये हार्ट मसल से आर्टिफैक्ट्स को भी पिक कर सकता है, कैन पिक आर्टिफैक्ट्स। मसल्स है ना, तो अगर मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक मसल्स के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन है मसल्स के अंदर, तो वो उनको भी एज आर्टिफैक्ट जो है ये पिकअप कर सकता है। ठीक है। और जिसको ये फाल्सली कोई भी किसी किस्म का ये कलर जो है ये दे सकता है। अगर आप लोग अपनी फिगर नंबर 3.5 पे देखें तो उसने जो रखा हुआ है अपना कैलिपर रखा हुआ है साइज, या जो उसने बॉक्स रखा हुआ है उसको कैलिपर भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि वो एलवी की वॉल में से हल्का सा उसका फ्लो उसने लिया हुआ है। अगर आपको इसमें नजर आ रहा हो तो यहाँ पे करके जो उसने लिया हुआ है ये वाला फ्लो। ठीक है। ये जैसे ये वॉल के अंदर ये फ्लो दे रहा है, तो नॉर्मली तो वॉल्स के अंदर फ्लो नहीं होता। ठीक है। तो ये उसको एज एन आर्टिफैक्ट ये पिक कर सकता है, तो उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि किस एरिया से फ्लो आ रहा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर होल हो जाता है, सेप्टम बन जो है वो उसका रप्चर हो जाता है, लेकिन वो और तरह से होता है, उसमें फिर शंट पैदा होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। तो इसमें जो कम्प्लेक्स लीजन्स होती हैं या वो भी ब्लड का जो है वो मल्टीट्यूड प्रोड्यूस कर सकती हैं सिस्टोल में डायस्टोल में, तो उसकी वजह से भी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए आपको एक तो पहले पता होना चाहिए कि ईसीजी पे क्या फाइंडिंग्स है, और दूसरा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो है आप इंफॉर्मेशन क्या लेना चाह रहे हैं। इसीलिए जो आपको याद हो तो हम लोगों ने सेकेंड ईयर में जो डिजीज पढ़ी थी हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे। तो जब आप एक एको कर रहे होते हैं तो आपके जहन में क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि इस डिजीज में आपके कौन कौन से जो है वो फीचर्स आ सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जी एप्लीकेशन ऑफ कलर डॉपलर। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने देखने एक्सक्यूज का मी उसको मैम। पहले जी जी बताएं। मैम मैम ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया। कार्डियक कौन से मल्टी वाला? मल्टीट्यूड ऑफ ब्लड फ्लोज। इसमें वो बात करता है कि जो कम्प्लेक्स कार्डियक लीजन्स होती है ना, उसमें भी लेट्स सपोज कि कार्डियक मैस पड़ा हुआ है कोई, तो अगर उसका भी ब्लड फ्लो है, आपने देखा होगा कुछ ट्यूमर्स का ब्लड फ्लो होता है, उनको ब्लड सप्लाई होती है, तो अगर उसकी भी ब्लड सप्लाई है तो वहां पे भी ऑब्वियसली कलर प्रोड्यूस होगा। तो जिस तरह वो वैल से जो है वो उसकी वैल्व एरिया के अलावा जो कार्डियक वॉल से वो ले रहा है इमेज, तो इस तरह वो उस कम्प्लेक्स लीजन से भी जो इतना ज्यादा मल्टीट्यूड ऑफ ब्लड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको भी एज अ मिस कह लें कि सिग्नल जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है इसमें। ठीक है। वो स्मॉल एरिया में हो सकता है, वो लार्ज एरिया में हो सकता है, सिस्टोल में डायास्टोल में, तो उस वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो उससे जो डायग्नोसिस है वो खराब हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं जी एप्लीकेशन ऑफ कलर डॉपलर। अब आप लोग मुझे जेन से सोचकर बताएं कि कलर डॉपलर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इन विच डिजीजेस, वन बाय वन मुझे एक एक बताएं, हाउ एंड व्हाई। बताएं भाई वन बाय वन। नंबर वन, आप इनको यूज कर सकते हैं स्टीनोटिक एरिया में। नंबर टू, आप इसको यूज कर सकते हैं रिगर्जिटेंट।
लियंस, ठीक है, स्टेनोटिक लियंस. What is meant by stenosis and what is meant by regurgitation? इनको हम वन बाय वन अब देखेंगे. मुझे बताएं रिगर्जिटेशन. ओके, रिगर्जिटेशन होता है आपका बैक फ्लो टू द सेम चेम्बर या सेम एरिया. एंड व्हाट इज स्टेनोसिस? स्टेनोसिस इज द नैरोविंग. ठीक है, वो किसी भी एरिया में जो है वो उसको उसकी नैरोविंग जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? स्टेनोसिस. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेनोटिक लीजन्स को हम किस तरह से इस पे इंटरप्रेट कर सकते हैं. पहली चीज, लेट्स सपोज के हमारे पास छोटा सा एक इमेज बनाते हैं. ऐसे है, ऐसे है, यूं यूं एंड दिस. ये आपका एलवी हो गया, ये एल हो गया. अब ये जो ऑर्फिस है, लेट्स सपोज के आपका ये नॉर्मल ऑर्फिस आपका ये है ब्लू वाला, इतना ओपन होता है, लेकिन ये हो गया ये जो रेड वाला है. ठीक है, तो ये वाल्व स्टेनोज हो गया है. ठीक है, क्या हो गया? स्टेनोज, यानी कि यहाँ पे नैरोविंग हो गई है. अब इस एरिया पे जब आप कलर फ्लो डालेंगे, इस एरिया पे अगर आप अपना कोई भी कलर मैप, ये रेड और ब्लू से आता है लेकिन मैं इसको ब्लैक से कर रही हूँ कि आपने यहाँ पे कैलिपर रखा और आपने इसको मेजर किया, तो ये क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ से क्या क्या हम ले सकते हैं? हम इसको क्या कर सकते हैं? नंबर वन, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेनोसिस, प्लस हम लोकलाइज कर सकते हैं कि किस एरिया में. आइडेंटिफाई द एरिया एंड लोकलाइज द एरिया. फिर उसके अलावा हम उसको क्या कर सकते हैं? क्वांटिटेट, मेजर करके बता सकते हैं स्टेनोसिस कितनी है. जैसे ये वाला एरिया है ना, आप इसको माइट्रल वेल्व है तो आप इसका शॉर्ट एक्सिस पे व्यू लेंगे तो वो आपको माइट्रल वेल्व का ये वाला व्यू देगा, यूं इस तरह से ये हो. तो फिर आप इसमें क्या करते हैं? आप इस एरिया को यूं इस तरह कैलिपर रख के तो आप यूं राउंड राउंड में ऐसे ऐसे इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं. तो इस तरह आपने वेल्व का एरिया भी मेजर कर लिया, आपने उसको क्वांटिफाई भी कर लिया. ठीक है, फिर इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जेट की आप डायरेक्शन भी दे सकते हैं. डायरेक्शन तो वही होगी ऑब्वियसली, रिगर्जिटेशन भी इसमें हो सकती है. तो वो मोस्टली जो स्टेनोसिस होती है वो कैसा प्रोड्यूस करती है? कैंडल फ्लेम. ठीक है, जो रिगर्जिटेशन होती है, आई एम सॉरी, जो स्टेनोसिस होती है वो क्या करता है? वो कैंडल फ्लेम लाइक पैटर्न जो है वो बनाता है. और कैंडल फ्लेम पैटर्न कैसा होता है? लाइक दिस. और ये इस एरिया में आना चाहिए, यहाँ. ठीक है, जो बुक में आपको उसने एग्जांपल दिया है उसने एओर्टिक वाल्व की एग्जांपल दी है और वो एलवी में ही जा रहा है, तो ये इसका आपका एलए में आना चाहिए बेसिकली. यूं कैंडल फ्लेम लाइक इसका इमेज बनता है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि स्टेनोसिस को किससे आप किस तरह आप कर सकते हैं डिफाइन? कैंडल फ्लेम लाइक. ठीक है जी, उस तरह उस शेप का उसका जेट होता है. फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो उसका कलर कॉम्बिनेशन मोज़ेक पैटर्न हो सकता है. ठीक है, मोज़ेक, और उसमें एक्वामेरीन कलर हो सकता है. एक्वामेरीन के अलावा ग्रीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, ग्रीन प्लस येलो. इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, और अगर ग्रीन और येलो बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो वो सिग्निफिकेंटली हायर वेलोसिटीज है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी का टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, अब जो है कलर डॉपलर का जो सिग्नल है उसको पैरेलल होना चाहिए इसके साथ ब्लड फ्लो की डायरेक्शन के साथ, तो ही आपके पास प्रॉपर सिग्नल आ सकता है. ये हमने बहुत पहले बात भी की इस चीज की कि आपका जो इसका होता है, अगर इस एंगल आपका पैरेलल हो तो आपके पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है और आपका हायर सिग्नल उससे आपको मिलता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो आप उसको प्रोब की एंगुलेशन के जरिए, उसकी जो है वो टिल्टिंग के जरिए आप उसको जो है अपने इमेज को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो वो सेकंड थर्ड पार्ट में बात करता है द कलर डॉपलर सिग्नल हैज टू बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और एल्स द डिग्रीज ऑफ स्टेनोसिस गेट्स अंडर एस्टिमेट.
यानी कि अगर आप सही तरह से पैरेलल नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आप वाल्व के उस एरिया को अंडर एस्टिमेट कर देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि स्टेनोसिस कितनी है। उसका अब डिसएडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो सर्जन होता है उसको पता नहीं चलता कि उसने वाल्व का एरिया कितना रखना है। अगर वो वाल्व को रिपेयर कर रहा है तो वाल्व कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपने मेजर करके उसको एको की रिपोर्ट पे बतानी होती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आप उस चीज को सेट कर सकते हैं बाय एंगलिंग द ट्रांसड्यूसर और बाय टिल्टिंग द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जब भी कभी वाल्व के एरिया पे कैल्सिफिकेशन आ जाए, उसके एनुलस पे कैल्सिफिकेशन आ जाए, एनुलस ये होता है ये जिस एरिया से ये ज्वाइन कर रहे होते हैं, दीज आर द एनुलस, जहां से ये ज्वाइन कर रहे होते हैं, एनुलस होता है, फिर ये वाल्व होता है ये वाला, ठीक है। तो जिस एरिया पे कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है, वो इमेज जो है वो डिस्प्ले ड्रॉप हो जाता है, वहां पे कलर फ्लो ड्रॉप होता है, वहां पे कलर नहीं आएगा, वहां पे कलर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। उससे क्योंकि कैल्सिफिकेशन है तो कैल्सिफिकेशन में ब्लड फ्लो नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्सिफिकेशन की वजह से ही आपका जो माइट्रल वाल्व या कोई भी वाल्व होता है उसकी स्टेनोसिस हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी किसी वाल्व की कैल्सिफिकेशन होगी तो उसकी वजह से आपको वहां पे किसी किस्म का कोई भी कलर फ्लो पैटर्न उस एरिया में नहीं मिलेगा, बल्कि एक ड्रॉप सिग्नल मिलेगा, ठीक है। फिर जो स्टीनोटिक ऑर्फिस है आप उसको यहाँ से मेजर कर सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई किया, फिर आप ऑर्फिस एरिया को मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई, कैन बी मेजर। आप इसे स्टीनोटिक एरिया को भी मेजर कर सकते हैं। कहता है कि जो एनाटमी है वो ये रिक्वायर, अगर आपने कलर फ्लो देखना है तो पैरेलल होना चाहिए, लेकिन अगर आपने एनाटमी को अच्छे से व्यू करना है तो एंगल आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसलिए कई बार कहता है कि वो उसको जो है वो क्या कहते हैं उसको, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आपने डॉपलर देखना है तो पैरेलल कर रहे हैं, अगर आपने इसका ऑर्फिस मेजर करना है तो परपेंडिकुलर होना था। यानी कि अगर आप अपना वो उसका कोई कलर फ्लो देख रहे हैं तो आपके फ्लो की डायरेक्शन ये होती है, जैसे बॉल पॉइंट है। अगर आपने उसको मेजर करना है एरिया का तो आप यूं रखते हैं उसको, प्रोब को इस तरह ऊपर रख के आप शॉर्ट एक्सिस में लेते हैं, तो इसलिए आपने इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और लिमिटेशंस भी डेवलप हो जाती हैं। आगे हम लोग पढ़े हैं रिगर्जिटेंट लीजन्स के बारे में। रिगर्जिटेंट लीजन्स वो होती हैं कि जिनकी वजह से बैक फ्लो आता है, और वो बैक फ्लो जो है वो सेम उसी कह लें कि आपके जो चैम्बर है उसी के अंदर आता है। तो इसका उन्होंने इमेज दिया हुआ है आपको लॉन्ग एक्सिस का। तो लॉन्ग एक्सिस में ये आपकी हो गई एओर्टा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बच्चों आपका आ गया, और ये इधर से ही आप बना लें अपना आर्वी। ये आपका ये पूरा एलवी की वॉल है, ये एलवी, ये आपका माइट्रल, और ये आपका आ गया एलए, ये आपकी एओर्टा, और ये आरवीओटी, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट, या कुछ लोग इसको आरवी भी बोलते हैं। अब रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि आपके इसके वाल्व के लीफलेट्स वीक हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, फ्लाइल हो गए हैं। ये मुकम्मल अगर इसने यूं इस तरह से क्लोज होना है तो ये नहीं हो रहे, ये रह रहे हैं यहाँ तक ओपन, ऐसे और ऐसे, इस तरह ये रेड वाली जो है इतने ओपन रह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो एलवे से एलवी में जाना होता है वो दोबारा से बैक फ्लो यहाँ जाता है, वो भी इस तरह की डायरेक्शन देते हैं हम। अब हम क्या कर सकते हैं, रिगर्जिटेशन भी हम लोग कलर फ्लो की वजह से मेजर कर सकते हैं। उसका क्वांटिफिकेशन का क्या तरीकाकार होता है कि अगर तो वैल के बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, अगर वो वैल के शुरू के एरिया तक आ रही है तो वो उसकी माइल्ड होती है रिगर्जिटेशन। अगर वो वैल के मिड के एरिया तक आ रही होती है तो वो मॉडरेट होती है। अगर बिल्कुल वैल के एंड तक जाके वो यहाँ से अगर देखें कि यहाँ तक है तो माइल्ड है, इस एरिया तक माइल्ड, इस एरिया तक मॉडरेट, एंड तक कर रही है तो स्टीनोसिस जो है, और सॉरी रिगर्जिटेशन सुअर होती है। तो इस तरह भी आप रिगर्जिटेशन को थोड़ा मेजर कर सकते हैं। तो आप कलर डॉपलर से क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट, आप रिगर्जिटेशन को डायग्नोज कर सकते हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि रिगर्जिटेंट वैल जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस अ कलर फ्लो मैप इन द रिसीविंग चैम्बर। ये आपको कभी भी
एलवी में नहीं मिलेगा अगर माइट्रल का प्रॉब्लम है, क्योंकि ओपन उस तरफ हो रहा है, तो ये हमेशा आपको एलए में मिलेगा। अगर आरवी का है, ट्राइकस्पिड का है, तो आपको हमेशा आरए में रिगर्जिटेशन मिलेगी, नॉट इन द आरवी। ठीक है, अगर आगे पल्मोनरी में प्रॉब्लम है तो आरवी में मिल सकती है। ठीक है जी, लेकिन वो इसमें नहीं आप देख सकते। तो इसलिए आपने इस चीज को याद रखना है कि आप जो रिगर्जिटेशन रीजन है उसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। और जो वैल्व है वो हमेशा जो है वो कलर किस में प्रोड्यूस करेगा, आपके जो रिसीविंग चैम्बर होता है, या उसका रिसीविंग चैम्बर कौन सा होगा, यानी कि यहां से तो चला गया लेकिन वापस इधर आ रहा है, तो रिसीविंग चैम्बर ये बनेगा। तो इसलिए कलर फ्लो हमेशा एलए में प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी, फिर उस पूरे के पूरे जेट को आपने इंटेरोगेट करना होता है लॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, सेम जेट को आपने स्मॉलर एरिया पे, डिफरेंट व्यूज में, डिफरेंट एंगल्स पे आपने इसको देखना होता है। फिर जिसको हम ये कहते हैं कि ये एक एक्सेंट्रिक जेट होता है। अगर ये वेल्व के बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है ना, यूं वेल्व का एरिया है, और यहाँ से इसका फ्लो निकल के यूं जा रहा है, ऐसे एक साइड में ये चैम्बर है समझ लें, और वेल्व के इस एरिया से निकलकर ये इसी तरह इसके साथ ऐसे आ रहा है, तो इसको आप एक्सेंट्रिक जेट कहते हैं। सेंटर से अराइज सेंटर से अराइज हो रहा है, तो इसको आप कहते हैं इसेंट्रिक जेट। ठीक है, ये आगे पढ़ने वाली बातें हैं। यहाँ पे वैसे उसने बुक में एक ये लाइन यूज की हुई है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसको एक्सेंट्रिक जेट, इसको हम कहते हैं। तो इससे आप जो है वो जेट एरिया को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ रिगर्जिटेशन। ओके, यहाँ तक है हमारा रिगर्जिटेशन का टॉपिक। फिर वो कहता है माइल्ड और मॉडरेट की बात उसने जो है वो परसेंट्स के हिसाब से किया। मैंने आपको वैल के हिसाब से, ये जो है एरिया के हिसाब से इसलिए बताया कि हम लोग एस्टिमेट इस बेस पे लगाते हैं कि अगर इस एरिया तक है तो ये 25 है, तो ये माइल्ड है। अगर ये इस एरिया तक आ गया है तो ये कितना हो गया, 50% हो गया, इन बिटवीन 25 to 50। तो अगर ये 50 और 50 से ज्यादा है, मोर देन 50 तक यहाँ तक आ गया है, तो ये मॉडरेट, बिट तक जो आ रहा है, और ये स्वीयर ग्रेटर देन 50। तो इस तरह उसने इसको क्वांटिफाई किया हुआ है रिगर्जिटेशन। ठीक है जी, मैंने आपको वो बताया जो हम विजुअली देख के एस्टिमेट कर देते हैं। अभी अगर आप लोग देखें तो उसने एक जो बुक पे दिया हुआ है, मुझे उसे देख के बताएं एलए में जो आ रहा है ये वाली डायग्राम, तो ये माइल्ड रिगर्जिटेशन है, या मॉडरेट है, या स्वीयर है, क्या है, ये क्या है, ये रिगर्जिटेशन मॉडरेट है है। ये। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये एल ए और आर ए के दरमियान है, तो ये क्या होगा, ये रिगर्जिटेशन होगी भी या नहीं। मैम ये तो दोनों एट्रियास के दरमियान में है ना। एट्रियाज के दरमियान है, तो दो एट्रियाज के दरमियान क्या होता है, टेस्ट। उनके दरमियान में तो ओरिफिस वगैरह सेप्टल कोई डिफेक्ट। होगा, यस, कोई तो सेप्टल यहाँ डिफेक्ट पे या फिर क्या ओरिफिस। होगा, यस ये सेप्टल डिफेक्ट है, और यहाँ पे आपका शंट होगा जो लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये इसकी मिक्सिंग उन्होंने दिखाई हुई है, ये देखें आप, ये एरिया में ये ब्लू भी जा रहा है यहाँ पे रेड भी जा रहा है, और इन दोनों की यहाँ पे ये येलो वाला जो एरिया ये मिक्सिंग है। ठीक है जी, तो ये आपका एक उन्होंने आपको क्या दिखाया हुआ है, जेट दिखाया हुआ जो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जा रहा है। ओके, अब अगला हम पढ़ रहे हैं इंट्राकार्डियक शंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये शंट की ही एग्जांपल थी कि व्हाट आर द इंट्राकार्डियक शंट्स, ये कहाँ कहाँ होते हैं। शंट बेटा किस किस डिजीज में होते हैं आपके ख्याल में। मैम इंट्राकार्डियक शंट्स होते हैं VSD सीएसडी में, वीएसडी में, AST ईडीए में, कॉफ में, और इनमें जो है एएसडी में बनेगा बिटवीन एट्रियस आर ए प्लस एल ए, इसमें बनेगा एलवी प्लस आरवी, और इसकी डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी। फिर पीडीए भी होता है। ठीक है,
पेटेंट डक्टस जो आर्टरियोसिस है उसमें रिट्रोग्रेड मोज़ेक पैटर्न यूज होता है, जो डिसेंडिंग एओर्टा। आपको पता है पीडीए किस, पेटेंट डक्टस क्या होता है? जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो एक्चुअली द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। जब फीटल लाइफ होती है तो उसमें उसके दौरान जो है वो एक कनेक्शन डेवलप होता है, जिसको एज सून एज द बर्थ उसको क्लोज होना होता है, बर्थ के फौरन बाद उसको क्लोज होना होता है, लेकिन वो क्लोज नहीं होता। जब ओपन रह जाता है तो उसको हम कह देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये डेवलप होता है बिटवीन एओर्टा प्लस पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसका शंट टीए टू एओर्टा होता है, सॉरी एओर्टा टू पल्मोनरी आर्टरी होता है इसका शंट। ठीक है, तो ये आपने शंट्स और इनके ये याद रखनी है, इसको इंट्राकार्डियक शंट्स बोल। बुक से अब आप इस टॉपिक को एक बार रीड करें, जो आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है या मुश्किल लगता है वो आप पूछें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो गया है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला इसका हम लोग टेस्ट लेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन है पूछें। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिसीविंग चैम्बर कैसे रिसीवर होगा या उसमें कैसे जेट हो जाएगा। ये देखें, जब आपके पास ये हार्ट का एक वो है कह लें, तो यूं ऐसे जब ये ओपन रह जाएगा, यहाँ से ब्लड नॉर्मल यहाँ तक जाना होता है। अब जब ये वाला आपका इसका लीफलेट फ्लाइल है, ट्राइकस्पिड वेल का ये लीफलेट फ्लाइल है, इतना एरिया इसका खुला का खुला है, तो ये जो जा रहा है ये फौरन वापस भी आ रहा है। तो रिसीविंग चैम्बर ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? विच वन इज द रिसीविंग देन? आ रहे। ऐसे फिर आ रहे, तो फिर इसलिए इसको कहते हैं कि ये आपका रिसीविंग चैम्बर है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट होगा, टेस्ट को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है एको को लेके। इंशाल्लाह एको का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद हमारे जो है वो 3 चैप्टर अब और रहते हैं, एक चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11। ठीक है, उम्मीद है कि जो पिछले 3 चैप्टर हैं वो आपको क्लियर होंगे। परसों किस वजह से लाइबा? एनी स्पेसिफिक रीजन? एक बच्ची की वजह से बिल्कुल भी टेस्ट डिले नहीं होगा। कोई स्पेसिफिक रीजन है तो बता दें। चले इसको ग्रुप में देखते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हुआ आप लोग पूछें, नहीं तो फिर क्लास को इधर एंड करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और जहन में यही रखेंगे कल आपका टेस्ट होना है। अल्लाह हाफिज।